हेलो स्टूडेंट, आज के दिन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का 6वां अध्याय विनिर्माण उद्योग का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक अवस्थिति यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन। कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसको कहाँ पे सेटअप करना है, कहाँ पर उसे लगाना है, ये अब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने सोचा कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है और वहां पे जो है स्थान पे लगा दिए, बल्कि ये जो प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उद्योग की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जो इंडस्ट्री है उसका जो हम जब उसको सेटअप करते हैं, जब उसको बैठाते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो वो एक बहुत सारी चीजों को उसकी तरफ जो है वो ध्यान देना जरूरी होता है। कि जैसे कि वहाँ पे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है जहाँ पे इंडस्ट्री हो वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वहाँ पे इजिली लेबर मिल जाए, कैपिटल हो, भाई उसके बाद जो है शक्ति के साधन हो, वहाँ पे मार्केट डेवलप हो ताकि जो चीज है वो उसको आसानी से मार्केट में लाया जा सके और कम से कम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्च कमाए। तो ये सारी बातों को एक कोई भी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट के लिए की जाती है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो उद्योगपति होता है, वो अपने इस तरीके की इन सारी बातों को पहले ध्यान में रखता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि ये सारी चीजें एक स्थान पर ही हमें मिल जाए, ऐसा होना भी जो है लगभग असंभव होता है। तो फिर क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि जहाँ पे भी ये सारी चीजें बहुत आसानी से हमें मिल जाए, या तो वहां पे वो इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, या फिर जहाँ पे कम कीमत पर, मतलब ऐसी जगह इंडस्ट्री सेटअप की जाए जहां से बहुत ही कम कीमत पे जो है इनको अवेलेबल कराया जा सके, मतलब कि या उस जगह पे या फिर उस जगह के आसपास कहीं पे। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे ही वैसे जो है अर्बनाइजेशन भी होता है। मतलब कि जब औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर हम कभी ये कहें कि कभी-कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो इंडस्ट्री होती है वो मेन सिटी में होती है या फिर उसके आसपास कहीं लगी होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। यानी कि या तो इंडस्ट्री वहां पे सेटअप की अगर कभी जहाँ पे लगाई जाती है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन भी जो है वो साथ साथ होता है। या नहीं तो जब जहाँ पे जो अर्बनाइजेशन होता है, अगर वहाँ पे अगर कोई नगर है तो वहाँ पे जो है इंडस्ट्री को हम का सेटअप करते हैं। तो इसीलिए जो है यही कहा गया है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ अर्बनाइजेशन हो जाता है, या फिर जहाँ अर्बनाइजेशन है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। नगर उद्योग को बाजार अथवा सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। क्योंकि जो सिटी होती है, जो अर्बन एरिया होता है, नगर होता है, वो क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक होती है। और जैसे कि आप देख लीजिए, बैंकिंग हो गई, आपके इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आपके लेबर हो गए, इसके अलावा आपके जो होता है फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह जो होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, नगरों में पाए जाते हैं। इसीलिए इजिली जो है वो मिल जाते हैं, मार्केट मिल जाता है, गुड्स एंड सर्विस जो है वहाँ पे आसानी से मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पे इनका सेटअप किया जाता है। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग जो है वो नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूहन बजट कहा जो है कहते हैं। और ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे एक बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी जो नगर के सेंटर में ना, क्योंकि सारी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए बहुत सारे जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, वो इनके पास ही जो है मतलब वहां पे जो है स्थापित कर दी जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इनका जो समूहन है ना, वो इस तरीके से औद्योगिक समूहन हमको जिसको बोलेंगे, वो यहाँ पे स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो जो अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी
उनकी स्थापना दूर देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आदि। क्योंकि देखिए मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन्हीं का मेन जो है, इन्हीं जगह से जो है दूर देश यानी कि यूरोप जो है, जो फॉरेन कंट्री थी वहां पे व्यापार होता था, भेजा जाता था इन्हीं स्थानों से जो है माल दूसरे देशों में बेचे जाता था। तो मुख्य रूप से क्या होता था कि ये कहाँ पे स्थापित थे बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, यहाँ मुख्य रूप से आप देखिए मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई, क्योंकि ये उस समय भारत के जो है मुख्य नगर थे और यहीं पे जो है यहाँ से ही हम यूरोप को माल जो है वो भेजते थे। इसीलिए इनका सेटअप भी यही इसी जगह पर था। परिणाम स्वरूप कुछ नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि ग्रस्त प्रदेश से घिरे थे। तो कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रियल अगर हम बोले कि केंद्र हुए के रूप में भी जो है बहुत सारे एक ऐसे नगर भी उभरे जहाँ की पहले क्या होता था कि केवल जो है उसे क्या कहा जाता था, ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश जो है उनसे वो घिरे हुए थे। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। देखिए किसी भी जो इंडस्ट्री होती है उसका लोकेशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनको बहुत ही मिनिमम जो है वो कॉस्ट हो, उनका जो लागत है वो बहुत कम लगे। सरकारी नीति तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हो, अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है या बहुत अच्छे जो है निपुण लेबर अगर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लेबर मिलते हैं तो और बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है किसके, किसी भी इंडस्ट्री के को लोकेट होने में, वहां उसके सेटअप होने में। अब हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो किन किन आधारों पर जो है, किन किन आधारों पर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पाद की सूची अगर हम बनाते हैं, जैसे कि हमें जो रोज की चीजें होती है लाइक ट्रांजिस्टर हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, तेल है, सीमेंट है, कांच, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, व्हीकल्स, मेडिसिन। तो यदि हम सब विशेष मानदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किन किन पार्ट में जो है इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, मतलब कि इंडस्ट्री को जहाँ से रॉ मटेरियल मिल सकता है वहां से जो है इनको उस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि कृषि आधारित बहुत से ऐसे इंडस्ट्री हो जो कि कृषि पर आधारित होते हैं, मतलब उनको अपना कच्चा माल जो है वो कृषि के रूप में मिलता है। जैसे कि आप देख लीजिए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग, ये सारी इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल से किस पे डिपेंड होती है, कृषि पर आधारित होती है, इसीलिए इन्हें कृषि आधारित जो है कहा गया है। दूसरा हम देख सकते हैं खनिज आधारित। अब बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जो कि अपने उनको जो है रॉ मटेरियल के रूप में क्या मिलता है, उन्हें जो है वो खनिज मिलता है। तो जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्यूमिनियम मशीन, औजार, पेट्रो राइसन, तो ये रसायन, ये सारी की सारी चीजें जो है जो ये जो इंडस्ट्री है वो चाहे वो लोहा इस्पात इंडस्ट्री हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो या पेट्रो रसायन इंडस्ट्री हो, तो वो सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है अपने रॉ मटेरियल के लिए खनिज पर, इसलिए इन्हें खनिज आधारित कहा गया है। इसके बाद प्रमुख भूमिका के आधार पर, तो प्रमुख भूमिका के आधार पर होता है कि आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या होता है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, मतलब उनके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग भी होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग इसमें आते हैं। इसके बाद दूसरी चीज होती है उपभोक्ता उद्योग। तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं से सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, इनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज होता है पूंजी निवेश के आधार पर। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है और यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है और यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। इसके बाद हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर।
सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भेल और सेल जो है वो स्वामित्व के आधार पे इनको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, इन सबको हम रख सकते हैं। फिर आता है संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। फिर जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो निजी क्षेत्र भी होते हैं और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद हम बात करते हैं सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिकों या फिर दोनों के हाथ में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है और लाभ और हानि का भी विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग पर जो आधारित उद्योग होते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं सहकारी उद्योग भी जिसमें कि जो उत्पादक और श्रमिक है वो दोनों के ही हाथों में बागडोर होती है। जिस रेशो में वो उनका प्रॉफिट और लॉस भी जो है वो डिपेंड करता है भाई कि जितना आपने लगाया उस हिसाब से आपको लाभ होगा, उस हिसाब से आपको हानि होगी। तो इसका दो एग्जाम्पल हो सकता है, महाराष्ट्र का जो है वो शुगर इंडस्ट्री और केरल में जो है वो नारियल पर आधारित जो भी उद्योग है। फिर कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के माल तैयार करने का उत्पादन करते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। देखो बच्चे, सबसे पहले आज हमने चीज देखी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि आपके जो उद्योग है उसकी अवस्थिति क्या होती है, वो किस चीजों पर डिपेंड करती है। पहले हमने ये समझा कि भाई ऐसा नहीं होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को हम कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। उसके लोकेशन उसको स्टैब्लिश करने से पहले बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तत्व और कारक जो है वो उसके लिए आवश्यक होते हैं, और अगर वो चीज पूरी होती है तो वहां पे जो है इंडस्ट्री जो है उनको स्थापित कर दिया जाता है। दूसरी बात हमने देखी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की, भाई इंडस्ट्री को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो हमने इसके में बहुत सारी चीजें देखी कि कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित, उपभोक्ता आधारित, उसके अलावा जो है वो आधारभूत के आधार पर आधारित। उसके अलावा हमने देखा पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर। इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में